नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। किसी ज़माने में ब्राह्मण और दलित कॉम्बिनेशन के नाम पर पूर्ण बहुमत पाने वाली मायावती ने एक बार फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए ब्राह्मणों के इंटरेस्ट की बात करना शुरू किया और ये कहा कि ब्राह्मण दाल बाटी और चोखा बनाने के लिए नहीं है। और उन्होंने बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण जो नेता हैं उन्होंने जब ब्राह्मणों के हित की बात की तो किस तरह का बखेड़ा खड़ा हो गया। और मायावती को ये मालूम है कि अगर दलित और ब्राह्मण मिलकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो वो लगभग 32-33% का समीकरण बनता है। इसलिए उनको लगता है कि ब्राह्मणों को साधना चाहिए। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता है कि पूरा का पूरा ब्राह्मण समुदाय किसी एक पक्ष में जाए, ये केवल मुस्लिम वोटों के साथ होता है। लेकिन फिर भी पिछले 2-3 चुनाव से ब्राह्मण भी बहुत प्रैक्टिकल वोटिंग करता है और ऐसी जगह वोट करता है जहां कम से कम जो एंटी हिंदू सेंटिमेंट के लोग हैं उनको दूर रखा जाए सत्ता से। खैर, अब ये जो बात मायावती जी कह रही हैं उनका सीधे तौर पर ये है कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे अभी तो भाजपा में भी इस तरह की बात आने लगी है, वहाँ पर ब्राह्मणों का निरादर हो रहा है और इस तरह की बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। तो ये अगर इसको आप देखें तो बेसिकली जो क्राइसिस तथाकथित चल रही है, इसलिए कि जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं उन्होंने जो ब्राह्मण एमएलएज की बैठक हुई थी, करीब 42 के आसपास एमएलएज हैं और बाकी है, उसके बाद उन्होंने बोला था कि इस तरह की किसी गतिविधि पर किसी समाज की अगर कोई बैठक की जाती है तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। अब चूंकि मायावती जी पूरी तरह से अभी राजनीति में निष्क्रिय नजर आ रही थी और उनका एक बड़ा वोटर जो है वो बीजेपी में शिफ्ट हो गया है 2024 के चुनाव में। उसमें से एक सेक्शन जो है उसने समाजवादी पार्टी को वोट किया, जिसके कारण उनको बीजेपी से ज़्यादा सीटें मिली। तो मायावती को ये लगता है कि थोड़ा सा समीकरण को दुरुस्त किया जाए, ब्राह्मणों का मेजर वोट लिया जाए तो कुछ फ़ायदा हो सकता है, नाराज़ वोटर उधर उनकी तरफ चला जाए। लेकिन अभी चुनाव में लगभग साल भर से ज़्यादा का टाइम है, तो क्या ये उसके लिए मायावती ने शुरुआत की या मायावती शुरुआत करने के अलावा ये हो सकता है कि मायावती चूँकि विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बची हैं तो अपना वोट बर्बाद करने के लिए क्यों मायावती को कोई वोट करेगा, समाजवादी पार्टी के साथ क्यों जाएगा। ब्राह्मण निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ तो नहीं ही जाएगा, ये तो तय है, और कांग्रेस पर वोट करना व्यर्थ है। तो ये एक जो नई योजना मायावती जी की तैयार हो रही है, क्या ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है या उनके पास कोई बाकायदा योजना है या कुछ इस तरह की उनकी प्लानिंग है जिसमें वो ये चाहती है कि ब्राह्मण और दलित का एक कॉम्बिनेशन बने और उस कॉम्बिनेशन से 2027 में उनके पास सत्ता की बागडोर आए। क्या मायावती उसी दिशा में काम करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा जिस तरह से जो एंटी ब्राह्मण एक कैंपेन चला हुआ है आजकल, विशेष रूप से जो दलितों का एक वर्ग और ओबीसीज का एक वर्ग, वो क्या ऐसा कुछ होने देगा और उस पर मायावती के एफर्ट्स का क्या प्रयास होगा, ये तो धीरे धीरे समय के साथ पता लगेगा। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण मसला है वो है ममता बनर्जी के लिए, जिनको सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है ईडी मामले में।
वो ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुश्किल वाली स्थिति पैदा कर दी है ईडी ने। अब उसमें क्या मुश्किलें हैं? मुश्किलें ये हैं कि ईडी के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ईडी गई थी तो उसमें कैविएट दाखिल किया था ममता बनर्जी ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 चीज़ें या 5 चीज़ें ऐसी कही हैं जो ममता बनर्जी के लिए मुश्किल वाली है। अब उसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि ममता बनर्जी की सरकार को 15 दिन के अंदर जो उन्होंने ईडी मामले में जिस तरह से वो जा कर के सीडी और पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क और फाइल छीन करके आई थी, उसको उस पर जवाब देना है, एक मामला। दूसरा मामला जो है वो ये कि जो एफआईआर उन्होंने किया था वो एफआईआर को स्टे कर दिया गया है। तीसरा जो मामला है वो ये है कि ये जो पुलिस है, डीजीपी और राजीव कुमार और जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर है मनोज वर्मा, इनको भी सफाई देना है। इनको भी अपने क्यों वो वहाँ पर थे और क्यों वो इस तरह के मामले में इन्वॉल्व थे, उसका जवाब देना है। तो ये एक सीरियस सा मामला है। इस मामले पर इसको कोर्ट ने कहा है कि ये सीरियस मामला है, जो पश्चिम बंगाल में हुआ है वो नहीं होना चाहिए। किसी भी स्टेट को, केंद्र की एजेंसी को, अगर वो बोनाफाइडी कोई इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व है तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। इसके अलावा जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखने की कोशिश की कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने, कि ये पूरा का पूरा जो मामला है ये चुनाव के इर्द गिर्द है, उसको भी अदालत ने मानने से मना कर दिया है। तो कुल मिलाकर के ये जो ममता बनर्जी इस मामले में ईडी को घेरने की कोशिश कर रही थी, उस मामले में वो खुद घिर गई हैं। अब उनको जवाब देना है। जवाब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर रही हैं, लॉलेसनेस की स्थिति पैदा कर रही हैं। उस पर ममता बनर्जी को अब सुप्रीम कोर्ट को 2 हफ्ते में जवाब देना है। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होनी है। तो इन परिस्थितियों में जब ममता बनर्जी को ये लग रहा था कि वो चुनाव के समय में एक जब उन्होंने इनफैक्ट वो फाइल छीनी थी, तब इस तरह का नैरेटिव पश्चिम बंगाल में बनाने की कोशिश की थी और लोग कहना शुरू कर दिए थे कि वो सेंटिमेंट ममता बनर्जी ने फिर उकार दिया है, बंगला सेंटिमेंट, और उल्टा पड़ गया है ईडी की रेड वाला मामला केंद्र सरकार के लिए। लेकिन वैसा हुआ नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट का जो इंडिक्टमेंट जैसी सिचुएशन है पश्चिम बंगाल सरकार के लिए, वो पश्चिम बंगाल को डिफेंड करना मुश्किल होगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया है कि ममता सरकार इस तरह से करती रहती है। सीबीआई के जब राजीव कुमार से पूछताछ करना चाह रही थी तो ममता बनर्जी ने धरना दे दिया था। ईडी के लोगों को काम नहीं करने दिया जाता है। उसके बाद ईडी के लोगों की पिटाई कर दी जाती है, सीबीआई को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये एक जो मैसेज जा रहा है वो उल्टा जा रहा है। तो ये ममता के लिए मुश्किल बढ़ गया है। और अभी तो ये शुरुआत हुई है। अभी तो इसमें जब जवाब देंगे उसके बाद बहस होगी और उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। ये कुल मिलाकर के स्थितियाँ ममता बनर्जी के लिए उल्टी पड़ती हुई दिख रही है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।